Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the mediation, conciliation and arbitration. तो सब्जेक्ट है हमारे पास मीडिएशन, काउंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन, और इस सब्जेक्ट के अंडर हम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को समझ रहे हैं। आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होती है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आर्बिट्रेटर जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को कंडक्ट करता है तो उसके रूल्स क्या क्या हैं, उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे देख चुके हैं, आपने अभी तक यही पढ़ा कि आर्बिट्रेटर कौन है, आर्बिट्रेटर जो एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसकी जुरिसडिक्शन क्या है, जुरिसडिक्शन से रिलेटेड कैसे कैसे चैलेंज जो है पार्टीज़ कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसी कंटेक्स्ट में अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद वो उस डिस्प्यूट को जो है हेयर करता है, उसको सुनता है, उसके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। तो कौन कौन से रूल जो है बनाए गए हैं जब वो एक प्रोसीडिंग जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को चलाएगा, तो यही यहाँ पे बताएगा। तो सेक्शन 18 to 70 जो है आर्बिट्रेशन और कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 का बताता है कि रूल्स क्या होंगे फॉर द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। Before studying, it will be proper to state that the arbitral proceeding require all the parties to be treated with equality and they should be given reasonable opportunity of being heard। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी जो है ये प्रोसीडिंग चलेगी तो आर्बिट्रेटर जो होगा उसको दोनों पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करना है और दोनों पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है अपनी बात को रखने की। ठीक है जी, सेक्शन 18 यही बोलता है। दिस मीन्स द आर्बिट्रेटर आर बाउंड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट बाइस। तो आर्बिट्रेटर की ये बाउंड है, वो बाध्य है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे और विदाउट एनी बाइस, बिना किसी पक्षपात के वहाँ पे काम करे। दे आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। वो मिसकंडक्ट का गिल्टी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पार्टी चाहे तो आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, पार्टी चाहे तो फिर उसको जो रिमूवल भी वहाँ पे उसका हो सकता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन भी जो है पार्टीज रख सकती है। दे आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द पार्टीज़ की अब्सेंट में वो कोई भी काम जो है वहाँ पे नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये एक बेसिक रूल है कि जब वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, विदाउट एनी बाइस वो उस प्रोसीडिंग को जो है प्रोसीड करे और दोनों पार्टीज़ को वो इक्वली ट्रीट करे। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आर्बिट्रेशन क्या है ये आपने समझ लिया है। आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है पार्टी डिस्प्यूटेड के थ्रू। जो पार्टियाँ किसी डिस्प्यूट में है वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक तीसरे पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उसी को आर्बिट्रेटर बोला जाता है। इससे रिलेटेड उन दोनों में क्या होना चाहिए, एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है। अगर आर्बिट्रल एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं है तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है नहीं हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बाय मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपको एक अलग से जो है यहाँ पे एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट बनाना है। आप दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई डील होती है, तो जो एग्रीमेंट बनता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी के एक क्लॉज में आप जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के बारे में लिख सकते हैं। आप अलग से भी एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट जो है बना सकते हैं। तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज अपना डिस्प्यूट कोर्ट में न ले के उस पर लिटिगेशन स्टार्ट न करके कोई भी पार्टी उसको जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के थ्रू जो है सॉल्व करती है। उसके बाद आपने देखा इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो अपॉइंटमेंट में आपने देख लिया कि अपॉइंटमेंट जो है एज़ पर द पार्टीज़, जो रूल एंड रेगुलेशन पार्टीज़ ने बनाए हैं, अगर उन्होंने एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर उन्होंने सिर्फ वहाँ पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के बारे में लिख रखा है लेकिन आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, तो फिर एज़ पर द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है आर्बिट्रेटर की, जिसमें आपने देखा कि बोथ पार्टी जो डिस्प्यूट में है एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और वो दोनों आर्बिट्रेटर जो मिल के हैं तीसरे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट वहाँ पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस जो है वो वहाँ पे हो सकते हैं और वो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे करेंगे। अपॉइंटमेंट करने के बाद अब यहाँ पे वो किस तरीके से प्रोसीडिंग को हेल्ड करेगा, उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ रूल, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 द एक्ट द पार्टीज आर प्रोवाइडेड द राइट टू डिटर्मिन द प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो ये पार्टीज़ के पास ही राइट होता है
कि वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का जो प्रोसीजर है उसको डिटरमिन करें, उसको निर्धारित करें। पार्टीज कैन डिसाइड द रूल्स थ्रू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बना के, जो उनमें पहले एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के थ्रू भी वो पार्टीज जो है प्रोसीजर को डिसाइड कर सकते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मैंने आपको पहले बताया, जब एक आर्बिट्रेटर किसी भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को सुनता है, हेयर करता है, तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो यहाँ पे बन जाती है। इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज रूल्स, और फिर उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को उन रूल्स को फॉलो करना होता है जो पार्टी ने अपने आप बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट बना रखे हैं। इफ द पार्टीज डू नॉट डिटरमिन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग बाय सच मेथड विच इट थिंक फिट। और अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की बात उस एग्रीमेंट में की थी, लेकिन प्रोसीडिंग की बात जो है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैसे होगी इसकी बात अगर उस एग्रीमेंट में नहीं कर रखी है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीडिंग को डिसाइड करेगा, वो देखेगा कि प्रोसीडिंग कैसे फिर करनी है। तो पहली बात ये क्लियर है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो होती है वो पार्टीज़ जो है खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही उसको डिटरमिन करती हैं। लेकिन अगर उन्होंने एग्रीमेंट में प्रोसीजर नहीं लिख रखा है, प्रोसीजर के बारे में कोई भी बात नहीं लिख रखी है, तो उस कंडीशन में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होगा वो प्रोसीडिंग को डिसाइड करेगा। The provision of the Code of Civil Procedure 1908 and Indian Evidence Act 1872 does not apply over the procedure of conduct of the arbitral proceeding। देखिए कोई भी सिविल केस होता है, सिविल केस में जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, रेवेन्यू से रिलेटेड केस है, लोन या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, ये सारे केस जो है सिविल सूट के दायरे में आते हैं। जब सिविल केस फाइल होता है कोर्ट में तो हमें सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सीपीसी में जो प्रोसीजर दे रखा है हमें उसे फॉलो करना होता है। सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हमें फॉलो करना होता है। वहाँ पे बताया होगा कैसे समन होंगे, कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इशू होगा, किस तरीके से वहाँ पे पार्टियाँ जो है अपने अपने क्लेम वहाँ पे रखेंगी, काउंटरिंग क्लेम कैसे होगा, सेट ऑफ कैसे होगा, डिक्री कैसे दी जाए, जजमेंट क्या होगी, डिक्री क्या होगी, ऑर्डर्स क्या होंगे, ये सारा जो है उसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होता है। लेकिन आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन एक्ट 1996 में साफ बोल रखा है कि आपने जब ये प्रोसीडिंग करनी है एक आर्बिट्रेटर ने, तो उसने सीपीसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर सीपीसी को फॉलो करेंगे तो फिर कोर्ट और इस ट्रिब्यूनल में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और सीपीसी का प्रोसीजर बहुत लेंथी है, बहुत टाइम वहाँ पे लगता है, तो ना ही उनको सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो करना है। देखिए चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो, दोनों में प्रोसीजर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। सिविल के लिए सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लेकिन एक एक्ट जो कॉमनली दोनों पे अप्लाई होता है वो होता है एविडेंस एक्ट 1872। तो एविडेंस एक्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और ना ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं करना है। आर्बिट्रेटर इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द टेक्निकल रूल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट, उसको सिविल प्रोसीजर कोड को और ना ही एविडेंस एक्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। इट इज़ रिक्वायर्ड मेरली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे कि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि दोनों पार्टीज़ को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, दोनों को अपना बात रखने का मौका देना है, दोनों को अपना पक्ष अपना डिफेंस लेने का मौका जो है देना है, अपना क्लेम जो है वहाँ पे बताने का राइट जो है देना है, और उन दोनों को अपनी बात रखने के बाद वो कोई डिसीजन सुना सकता है। उसको ये जो टेक्निकल रूल्स हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट उसको फॉलो नहीं करना है, ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। देखिए द पावर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंक्लूड द पावर टू डिटरमिन द एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंस, मटेरियलिटी एंड द वेट ऑफ एनी एविडेंस। कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन सच मैटर। तो कोर्ट जो है इन मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस एनबीओ शिपिंग कंपनी 1996 के केस में यही बोला गया था कि कोर्ट जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जब होगी तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं करेगी। आर्बिट्रेटर को खुद जो है वेटेज ऑफ एविडेंस को देखना है, एडमिसिबिलिटी को वहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले ये रूल बताया गया है कि रूल जो है वो पार्टीज ही डिसाइड करेंगी, प्रोसीजर जो है वो पार्टीज ही डिसाइड करेंगी, और एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द arbitration that time the hectic rule of civil procedure code and evidence act should not be followed.
जो सेकंड आपके पास प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, तो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, इसके रिगार्डिंग क्या रूल है इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट राइट टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द पार्टीज। तो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, कहाँ पे ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये भी पार्टीज ही जो है विद एग्रीमेंट डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सा प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, कहाँ पे ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी। द पार्टीज कैन डिटरमिन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इफ parties fail to do so, then the arbitral tribunal while considering the following point can determine the place of arbitration। तो सीधी सी बात है, पार्टियां बाय एग्रीमेंट, जो उनके बीच आर्बिट्रल एग्रीमेंट बना है उसके थ्रू जो है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को डिसाइड कर सकती हैं। अगर वो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के बारे में तो लिख रखा है, लेकिन उन्होंने प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे होगा इसके बारे में नहीं लिख रखा है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है, जो आर्बिट्रेटर यहाँ पे है, जो कि पॉइंट के, वो डिसाइड करेगा कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा। और वो इसको डिसाइड करते टाइम इन बातों को ध्यान में रखेगा। कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज़ को कन्वीनियंस यहाँ पे होनी चाहिए, सहूलियत यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी हो सकता है दिल्ली की और दूसरी मुंबई की, तो दोनों के लिए कौन सा प्लेस सुटेबल रहेगा उनकी कन्वीनियंस देखी जाएगी। और सरकमस्टांसेस ऑफ द केसेस, उस केस में, पर्टिकुलर केस में परिस्थितियाँ क्या हैं, इनको भी ध्यान में जो है रखा जाएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन ऑर्गेनाइज इट्स मीटिंग एट एनी ऑफ द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसके अलावा अपनी मीटिंग जो है उनको भी ऑर्गेनाइज कर सकता है किसी भी प्लेस पे, फॉर द कंसल्टेशन विद द मेंबर से कंसल्टेशन करने के लिए, फॉर हेयरिंग ऑफ विटनेस, किसी विटनेस की हेयरिंग के लिए, एक्सपर्ट के लिए, पार्टीज़ के लिए, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसकी इंस्पेक्शन करनी है, गुड्स और प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन अगर करनी है, तो इससे रिलेटेड वो अपनी मीटिंग जो है कहीं पे भी हेल्ड जो है यहाँ पे कर सकता है। whatever place is decided by the arbitral tribunal, the notice of it is required to be given to the parties। बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस विश्वनाथ गोस्वामी के केसेस में साफ बोला गया था कि चाहे कोई भी प्लेस जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करे मीटिंग के लिए, इसका नोटिस दोनों पार्टीज को देना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे है। तो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में आई होप आपको क्लियर होगा कि पार्टियां ही जो है प्लेस ऑफ प्रोसीडिंग डिसाइड करेंगी। अगर पार्टीज़ ने एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड नहीं कर रखा है, तो इन केस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगा कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा। और जब वो ऐसा डिसाइड करेगा तो वो कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज़ और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट आपके पास कॉमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अब कॉमेंसमेंट कैसे होगी, कैसे जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, इसके रिगार्डिंग क्या रूल है, इनके बारे में बात कीजिए। सेक्शन 21 इसके बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू इट, इफ द आर्बिट्रेशन agreement does not mention the date of the commencement of the arbitral proceeding is respect of that dispute commence on the date on which the request for the dispute to be referred to the arbitration is received by the respondent। तो अगर डेट वहाँ पे डिसाइड नहीं की गई है बाय द पार्टीज़ कि किस दिन से जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, तो फिर जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसी दिन से, जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहेगा उस दिन से ये जो है स्टार्ट होगी प्रोसीडिंग। इन द केस ऑफ वजीर चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द आर्बिट्रेटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर स्टार्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग दैट वेदर द रेफरेंस इज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम और नॉट। तो इस केस में साफ बोला गया कि आर्बिट्रेटर ये खुद सेटिस्फाई होगा इस चीज़ के लिए कि किस टाइम पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है, और इसका रेफरेंस जो है वो एग्रीमेंट में दे रखा है या नहीं दे रखा है, इसके बारे में फिर यहाँ पे देखा जाए। तो डेट जो है जनरली पार्टीज़ डिसाइड करती हैं, और अगर पार्टीज़ वहाँ पे डेट डिसाइड नहीं करती हैं तो उसके केस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो ही डिसाइड करेगा डेट को, और इससे रिलेटेड वो देख लेगा कि एग्रीमेंट में इसके रिगार्डिंग कुछ लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास लैंग्वेज। तो जब भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होगी तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज टू बी अडॉप्टेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शैल बी दैट विच इज एग्रीड बाय द पार्टीज। तो जो पार्टीज एग्री करेगी, या तो एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने पहले ही एग्री कर लिया होगा, या फिर एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग, बिफोर स्टार्टिंग प्रोसीडिंग, वो जो है लैंग्वेज को डिसाइड जो है कर सकती है। इन दिस अब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट इससे रिलेटेड नहीं है तो लैंग्वेज शैल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो फिर यहीं पे वही बात आ जाती है कि पार्टीज डिसाइड करेंगी कि प्रोसीडिंग की लैंग्वेज क्या होगी, किस लैंग्वेज में जो है प्रोसीडिंग की जाएगी। और अगर उन पार्टीज़ में इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रखा है थ्रू एग्रीमेंट, देन जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो लैंग्वेज को डिसाइड करेगा। लैंग्वेज शुड बी विच द आर्बिट्रेटर कैन अंडरस्टैंड। लैंग्वेज वो होनी चाहिए जिसको आर्बिट्रेटर जो है अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसने ही अवार्ड देना है, उसने ही वहाँ पे डिसीजन देना है।
E. Rathore and Sons versus Carlo Badrida and Company. It has been stated that if any document is in the foreign language which the arbitrator do not understand, then such document is required to be translated in the language in which the arbitrator understand. तो इस केस में साफ लिखा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फॉरेन लैंग्वेज में है और जो आर्बिट्रेटर वहाँ पे अपॉइंट किया गया उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जाएगा उस लैंग्वेज में जिसको आर्बिट्रेटर समझ सकता हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बाय द एग्रीमेंट डिसाइड होगा बिटवीन द पार्टीज़, और अगर पार्टीज़ ने डिसाइड नहीं कर रखा है तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो है लैंग्वेज डिसाइड करेगा। और अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको पहले ट्रांसलेट किया जाएगा उस लैंग्वेज में जिसको आर्बिट्रेटर जो है समझता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस, तो सेक्शन 23 में अब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट पहली पार्टी जो है अपना क्लेम रखेगी वहाँ पे, जो भी डिस्प्यूट वहाँ पे हुआ है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनमें है और वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सबसे पहले पार्टी जो है अपना क्लेम वहाँ पे रखे, एक पार्टी जो है अपना क्लेम वहाँ पे रखेगी। विद इन द पीरियड ऑफ द टाइम एग्रीड अपॉन द पार्टीज और डिटरमिन्ड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, द क्लेमेंट शैल स्टेट द फैक्ट सपोर्टिंग हिज क्लेम। तो क्लेमेंट जो है, जिस दावा जिसने किया है, वहाँ जिसने प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाई है, वो उसको क्या बोला जा रहा है, क्लेमेंट बोला। एक पक्ष क्लेमेंट है, दूसरा उसका डिफेंस जो लेगा उसको दूसरा पक्ष जो है बोला जा रहा है। तो क्लेमेंट जो है, जो टाइम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर रखा है उस टाइम के अंडर क्लेमेंट जो है वो अपना क्लेम कोर्ट में रखेगा। द पॉइंट एट इशू, क्या क्या इशू क्रिएट हुए हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, उस क्लेमेंट को क्या क्या रेमेडी वहाँ पे चाहिए, रिस्पोंडेंट शैल स्टेट हिज डिफेंस। तो ये जो है यहाँ पे क्लेमेंट करेगा कि वो पॉइंट ऑफ इशू क्या है, क्या उनके बीच में झगड़ा है और उसको क्या रेमेडी चाहिए वो बताएगा। और रिस्पोंडेंट जो होगा, जो दूसरी पार्टी जो होगी, उसका जो जवाब देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो अपने डिफेंस में जो है अपने पर्टिकुलर्स रखेगा। दोनों पार्टीज जो है अपने अपने वहाँ पे पॉइंट जो है रखेंगे, अपने अपने क्लेम वहाँ पे रखेंगे। इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी द पार्टीज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम और डिफेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी दोनों पार्टियां अपने क्लेम वहाँ पे रखें तो इससे रिलेटेड अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका सपोर्ट जो है जरूर लें, उनको भी वहाँ पे बताएं। तो क्लेमेंट जिसने दावा किया है, डिफेंस जो कि रिस्पोंडेंट वहाँ पे है, जो कि अपना जवाब जो है, दूसरी पार्टी जो अपना पक्ष वहाँ पे रख रहा है उसको हम जो है यहाँ पे डिफेंस बोलेंगे। तो ये दोनों पार्टियाँ जो है अपने अपने क्लेम वहाँ पे रखेंगे और अपने अपने डिफेंस भी वहाँ पे रखेंगे। द रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज केस में ऑल्सो सबमिट द counterfeit. The respondent in support of his case may also submit the counterclaim or सेट ऑफ। इसके अलावा सिविल केसेस में काउंटर क्लेम भी होते हैं, सेट ऑफ भी होते हैं, उनको भी जो है वहाँ पे दोनों पार्टीज जो है रख सकती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो क्लेमेंट जो होगा वो उसको क्या इशू है और उसको क्या रेमेडी चाहिए इस आर्बिट्रेटर से वो बताएगा, और उसका जवाब जो है दूसरी पार्टी देगी, जिसको यहाँ पे डिफेंस रिस्पोंडेंट जो होगा अपने डिफेंस यहाँ पे लेगा और अपने पॉइंट जो है वहाँ पे रखेगा। और अपने पॉइंट को जब वो रखेगा तो उसकी सपोर्ट में जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट हैं उनको भी वहाँ पे वो रखेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। मेडिएशन काउंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग बताया गया कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो दावे किए गए हैं एक पार्टी के थ्रू और उसका जो डिफेंस जो है दूसरी पार्टी ने लेना, ये सारा प्रोसीडिंग जो है 6 मंथ में कंप्लीट जो है हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हियरिंग, दोनों पार्टीज़ को वो सुन रहा है। सेक्शन 24 ऑफ दैट प्रोवाइड फॉर द हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो रिटन में होगी और पार्टी आर्बिट्रेटर जो है वो हेयर करेगा केस को। अकॉर्डिंग टू इट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड oral hearing for the presentation of evidence or for oral argument or whether the proceeding shall be conducted on the basis of document and other material। तो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे oral hearing होगी या फिर प्रोसीडिंग जो है on the basis of document और other material fact के थ्रू होगी। The arbitral tribunal shall hold hearing at an appropriate stage of the proceedings on a request of by party unless the parties have agreed to that no oral hearing shall be held। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे जो oral hearing होगी उनको करवाएगी, हेयरिंग को करेगी और किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे
चाहे तो वो ऑरल हियरिंग के लिए मना भी कर सकते हैं। एक पार्टी की रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑरल हियरिंग नहीं होनी चाहिए तो उस पर भी कोई भी डिसीजन वो वहाँ पे ले सकती है। द पार्टी शैल बी गिवन सफिशिएंट एविडेंस नोटिस टू एनी हियरिंग एंड एनी मीटिंग ऑफ द आर्बिट्रल फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी। तो पार्टी जो है एक एडवांस नोटिस जो है दोनों पार्टीज़ को देगी वहाँ पे किससे रिलेटेड, अगर कोई इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करनी है, कोई इंस्पेक्शन ऑफ गुड करनी है या प्रॉपर्टी की जो है इंस्पेक्शन वहाँ पे करनी, जो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉपर्टी मुद्दा है या गुड्स मुद्दा है या कोई डॉक्यूमेंट मुद्दा है तो उनसे रिलेटेड कोई भी वो जो है हेयरिंग कर सकती है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग भी कर सकती है। एडवांस नोटिस जो है दोनों पार्टीज़ को वहाँ पर देना जरूरी है। All statement, document or other information supplied to the application made to the arbitral tribunal may one party shall be communicated to the other party। तो जो भी डॉक्यूमेंट जो है, जो भी इंफॉर्मेशन जो है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दी जा रही हैं वो जो है दूसरी पार्टी को भी कम्युनिकेट वहाँ पे की जाएंगी। RS अवतार सिंह वर्सेस NPCC लिमिटेड के केस में बोल गया, इट वॉज हेल्ड स्टेटेड दैट द पार्टी शुड बी अलाउड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर डिफेंस एंड एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फैक्ट, इग्नोरिंग इट वुड बी अ मिसकंडक्ट। तो यहाँ पे क्लेमेंट को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है कि क्या इशू है, उसको क्या रेमेडी चाहिए। रिस्पोंडेंट जो अपना यहाँ पे डिफेंस लेगा उसको भी एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देनी है कि वो भी अपनी बात रख सके, और अगर उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं दी जाती है तो उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा। रिस्पोंडेंट चाहे तो उसकी ऑब्जेक्शन वहाँ पे उसका ले सकता है। डिफ़ॉल्ट ऑफ अ पार्टी, अगर एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे हो जाती है, एक पार्टी जो है अपना पक्ष अपना क्लेम वहाँ पे रख देती है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है अपना क्लेम अपना डिफेंस वहाँ पे नहीं रखती है, तो उस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट ऑफ पार्टी माना जाएगा। और इस कंडीशन में एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी को बिना सुने ही वहाँ पे डिसीजन जो किया जाएगा, अगर उसको सफिशिएंट टाइम जो है वहाँ पे दिया गया था अपना क्लेम वहाँ पे रखने के लिए। इफ़ द It has been stipulated in section 25 that where the claimant failed to communicate his statement of claim, the arbitral tribunal shall terminate the proceeding। तो proceeding को terminate कर सकता है, X party भी कर सकता है। Where the respondent failed to communicate his statement of defense, an arbitral tribunal shall continue the proceeding without treating that failure in itself as an admission of the allegation by the claimant। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टी जो है अपने स्टेटमेंट को कम्युनिकेट नहीं करती है, अपने डिफेंस को या अपने क्लेम को वहाँ पे नहीं रखती है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो उस कंडीशन में जो है आर्बिट्रेटर जो होगा प्रोसीडिंग को चालू रखेगा, उसको जो है चलाए रखेगा, और क्लेमेंट के जो एलिगेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा विदाउट हेयरिंग द सेकंड पार्टी, बिकॉज उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी और उसके अंडर उसने जो है अपना जो है डिफेंस वहाँ पे नहीं रखा है। वेयर पार्टी फेल टू अपेयर एट ऑरल हियरिंग और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट एविडेंस, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल मे कंटिन्यू द प्रोसीडिंग एंड मेक द आर्बिट्रेटर अवॉर्ड ऑन द एविडेंस बिफोर इट। तो अगर एक पार्टी जो है अपना क्लेम वहाँ पे रख देती है, दूसरी पार्टी को टाइम दिया गया है कि वो भी आर्बिट्रेटर के पास अपना क्लेम रखे, अपने इश्यूज रखे, अगर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो अपना कम्युनिकेशन ऑफ स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं करता है, तो जो डॉक्यूमेंट जो है उस क्लेमेंट ने प्रोवाइड किए हैं उन्हीं के बेसिस पे आर्बिट्रेटर अवार्ड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की जो है ये नहीं माना जाएगा कि इनको फॉलो नहीं किया गया है, और डिसीजन जो है एक पार्टी को सुन के भी फिर किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिफ़ॉल्ट ऑफ द पार्टी के बारे में ये लिख रखा है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट सेक्शन 26 में की जा सकती है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि वो जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड किसी एक्सपर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेशन करने के लिए, या किसी गुड्स की डिटर्मिनेशन करने के लिए, या किसी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ पार्टी टू गिव द एक्सपर्ट एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द प्रोड्यूस। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट कर सकता है और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है दूसरी पार्टी को देना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। कोर्ट असिस्टेंट इन टेकिंग एविडेंस, अगर किसी एविडेंस को कलेक्ट करने में आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोई परेशानी हो रही है तो वो कोर्ट की असिस्टेंट भी जो है सेक्शन 27 के अंडर जो है वहाँ पे ले सकता है। द फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन, उसको कोर्ट को एप्लीकेशन लगानी होगी और एप्लीकेशन में ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के क्या क्या नेम एंड एड्रेस हैं, आर्बिट्रेटर कौन है, जनरल नेचर ऑफ द क्लेम किस तरीके के हैं दोनों पार्टीज़ के, क्या क्या रिलीफ चाहिए, और एविडेंस उनको कौन सा चाहिए और किस तरीके की सहायता उनको कोर्ट से चाहिए, इस तरीके के सारे वो
वो असिस्टेंट कोर्ट से ले सकता है। तो यहाँ पे आपने प्रोसीडिंग को देखा कि किस तरीके से एक प्रोसीडिंग जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंडर होती है। थैंक यू सो मच।